हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लास में। आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन उनको कुछ कैटेगराइज किया गया है, उनकी एक श्रेणी बनाई गई है, जिनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ये क्लास 10th के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनसे जरूर क्वेश्चन बनता है, हर साल इससे क्वेश्चन कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इसको देखने के बाद आपका ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग इस चीज को कवर कर पाएं और आप अपना जो 3 नंबर है उसको फिक्स कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको पढ़ना क्या है, आज पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात की जाए तो क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिस एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर कुछ नया पदार्थ बना देते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब वही अभिक्रियाओं के क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। देखिए, अभिक्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। 5 प्रकार आपके क्लास 10th में है। कौन कौन सी अभिक्रिया होती हैं, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सी अभिक्रिया होती हैं। सब कौन सी होती हैं, पहला होता है आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी दोनों आती हैं। पांचवा होता है आक्सीय अभिक्रिया, इसको मिलाकर कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो इन सभी को हम बारी बारी से समझने वाले हैं, बिल्कुल एकदम आराम से हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग एकदम बिल्कुल बेफिक्र इस चीज को समझिएगा। चलिए, सबसे पहला अभिक्रिया हम समझते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संयोजन। संयोजन मीन्स क्या होता है, संयोजन मीन्स क्या होता है, जुड़ना। यानी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाएंगे और एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, जो नया पदार्थ। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एकल उत्पाद बनाते हैं, उसमें कोई दूसरा उत्पाद नहीं बनता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। क्या, संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर एक आपको फिगर में दर्शाया गया, देखिए समझिए आप बात को, कि ए एक कोई यहाँ पर पदार्थ है, कोई एलिमेंट या कोई तत्व था, बी पदार्थ से क्रिया किया, और यहाँ पर भी, मतलब दोनों ने मिलकर एकल पदार्थ बनाया। इसके अलावा कोई दूसरा अन्य पदार्थ जब न बने, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है, बिल्कुल सर। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे अगर आप हाइड्रोजन के रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दीजिए, सर ये बना देगा H2। क्या बना देगा, H2। ये आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर सर, कोई यौगिक ले लीजिए, बिल्कुल NH3 अमोनिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए। ये रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे सर, ये रिएक्शन करते हैं, देखिए बनाते हैं NH4Cl। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो चिड़िया, ये कौन सी अभिक्रिया चल रही है सर, ये है संयोजन अभिक्रिया। क्या आपको क्लियर हो गया, बोलिए क्या इतनी सिंपल है कि हाँ सर, जब यहाँ पर ऐसी अभिक्रिया जिसमें औषधि पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, उससे बोल देंगे संयोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ जाए, दूसरा आपका होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिनमें इसका जस्ट अपोजिट है, संयोजन का जस्ट अपोजिट। देखिए इसमें क्या हो रहा था सर, इसमें दो मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, इसमें एक मिलकर बनाएंगे, मतलब टूट जाएगा। वियोजन में क्या होता है, टूटना। जब कोई पदार्थ टूटकर एक से अधिक पदार्थों को निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है सर, ऐसी चीजें होंगी जहां पर एक पदार्थ होगा, बड़ा पदार्थ होगा, उससे दो छोटे छोटे अन्य पदार्थ बन जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए अब वियोजन अभिक्रिया है तीन प्रकार की होती है। क्यों, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो बाह्य कारक के प्रभाव से होती है, ये डायरेक्ट अपने से नहीं टूटेगा। जैसे बताइए, कोई चीज अगर है तो क्या अपने नहीं, उसको टूटने के लिए, अलग होने के लिए कोई ना कोई बाह्य कारक चाहिए। जैसे समझो, अगर दो लोग हैं, उनके बीच यहाँ पर बहुत अच्छा संबंध, लेकिन क्या उनमें झगड़ा हो सकता था, नहीं। लेकिन वहीं पर कोई तीसरा आए और उनके बीच कुछ क्या करे, फूट डाल दे, उनके बीच लाते लाते जो वो नहीं चाहते थे, तो हो सकता है उनमें बने बनाई जो चीजें थी वो बिगड़ जाए। जिस तरह की अंग्रेजों ने ही किया, क्या कहा, फूट डालो राज करो। क्या बोले, राज को उन्होंने फूट डाला, हिंदू में और मुसलमानों में, यहाँ धर्म के नाम पर उन्होंने इनको बांट दिया। वो साथ मिलकर रहते थे, लेकिन उन्होंने इसका फायदा उठाया, फूट डाला और उस पर राज किया। वही काम यहाँ पर होता है कि अगर कोई इसमें आता है, कोई बाह्य कारक आता है, तो इनको अलग करा सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आपका क्लोराइड है जो कि अलग हो चुका है, और एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे आप देख सकते हो कैल्शियम CCO3, कैल्शियम कार्बोनेट।
अगर आप इसे गर्म कर दो, इसे क्या कर दो, गर्म कर दो, ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बाह्य कारक क्या है, सर बाह्य कारक ये है डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गर्म करना। क्या करना, गर्म करना। तो अगर आप यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म, टूट जाता है दो पदार्थों में, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यह एक रिएक्शन है, किसका, एक उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया जो होती है बाह्य कारक के आधार पर वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला आपका क्या होता है, पहला आपका है ऊष्मीय अपघटन। क्या है, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन मतलब होता है जब अपघटन या वियोजन उष्मा के प्रभाव से हो, जब अपघटन या वियोजन उष्मा के प्रभाव से हो, तो इस प्रकार के वियोजन को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अपघटन। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, अभी हमने जो पीछे डाल दिया था, देखिए ये भी आपका ऊष्मीय अपघटन ही था। फिर आपको यहाँ पे दूसरा हम दिखा देते हैं, जैसे आपको अगर यहाँ लिखते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम है, और इसे आप गर्म कर दो, इसे आप उष्मा दे दो, क्या दे दो, उष्मा। तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और जल में, कैल्शियम ऑक्साइड में और जल में। यह भी क्या है, एक प्रकार की रिएक्शन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर जो इसमें बात करें एनिमेशन में, जो आपका इस फिगर में दिया है, तो फिगर में देखिए आपको दिया है यहाँ पर कार्बोनेट CuCO3 कर, अगर इसे आप गर्म करते हो तो ये देखिए क्या बना देता है, ये बना देता है कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन होता है यहाँ पर, ये क्या करने पर, गर्म करने पर। देखिए उष्मा और गर्म करने के दोनों मतलब वही होता है। अलग अलग क्यों लिखे हैं, ताकि अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो सकता है कहीं उष्मा लिखा हो सकता है लिखा हो, या हो सकता है कहीं डेल्टा बनाया हो। इन तीनों का मतलब होता है गर्म करना, और इसके प्रभाव जो अभिक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, उसमें अपघटन। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है, बोले, क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अभी बहुत बेहतरीन अभिक्रिया, और अगला है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के कारण अपघटन हो जाए, मतलब सूर्य के प्रकाश में उसको ला दिया जाए तो सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से टूट जाए, अलग हो जाए। तो ऐसी क्या होती है, देखिए होता है यहाँ पर, जैसे अगर हम ले लें सिल्वर क्लोराइड, क्या ले लें, सिल्वर क्लोराइड AgCl। अगर सिल्वर क्लोराइड आप ले लो, यहाँ पर आप लिख दो सूर्य का प्रकाश, क्या कर दो यहाँ पर आप लिख दो सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश पड़ जाए, अच्छा प्रकाश का मतलब ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे सोचेंगे सर अगर हमको कराना होगा तो इस पर जला देंगे, टार्च के प्रकाश डाल देंगे तो भी ये क्या हो जाएगी, नहीं। अगर प्रकाश की बात हो रही है तो वहां पर कहा जाए या न कहा जाए, आपको माइंड में ही लाना है कि किसका प्रकाश, सूर्य का। ऐसा नहीं कि आप चंद्रमा की चांदनी में भी ले जा रहे हो, करो सर रिएक्शन तो होगा, रिएक्शन तो हम करवा के छोड़ेंगे, अब हो ही नहीं रहा है, आप करो सर होगा, होगा, हुआ ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश चाहिए वो कौन सा चाहिए, सूर्य का, न कि चंद्रमा या टार्च का। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी रिएक्शन करके क्या बनाता है, यहाँ बना देता है Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Cl2। इससे देखिए क्या होता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस बन जाती है और सिल्वर अलग हो जाता है। इसे बोलते हैं प्रकाश अपघटन। क्लियर हो गया। अगला देखिए आपका अपघटन क्रिया है विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन क्या होगा, सर इसमें विद्युत के द्वारा अपघटन होगा, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी विद्युत अपघटन कराया जाता है। फिर भी इस चीज को रिलेट करने के लिए आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग हॉस्पिटल में गए हो या नहीं, जल्दी बताओ, हॉस्पिटल गए हो, हाँ सर बिल्कुल हॉस्पिटल में गए हैं। तो आपने वहां पर कभी न कभी एक चीज देखी होगी जो कि आपको वहां मिल जाएगी, सर क्या, वहां पर आपको मिलेगा ऑक्सीजन, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी पेशेंट को लगाया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां होते हैं जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है। तो क्या आपने कभी ये सोचा उसमें भरा कैसे गया था, या ऑक्सीजन जो उसमें है वो कहाँ से आया था। तो कुछ बच्चों से हमने ये सब क्वेश्चन किया तो उन्होंने बहुत अच्छा सवाल जवाब दिया। उन्होंने कहा सर ऑक्सीजन तो वायुमंडल में है। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो भरने वाला होता है ऑक्सीजन हवा को, या फिर एक जो वैक्यूम क्लीनर की तरह आता है ना पाइप, उसी तरह लगाया उसमें टंकी में, हवा को खींच दिए, उसमें भर दिए, अब भर कर ले जा पहुंचा दिए कहाँ, हॉस्पिटल में। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता, अगर ऐसे खींच के पहुंचाना होता ना तो उसमें सभी गैस चली जाएंगे। अब पेशेंट अगर हम उसको बचाने के लिए लगाएंगे, ऐसे वो शायद बचने वाला था, लेकिन अगर ये वाला ऑक्सीजन लगा दिए तो कंफर्म है कि जाएगा वो दुनिया छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता होगा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ गई थी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इस तरीके से नहीं भरे जाते हैं। अगर इस तरीके से भरे जाते तो हम कहीं से भर देते, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर कमी क्यों पड़ रही थी, इसलिए उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन को बनाया जाता है। अब कहोगे सर क्या बनाया जाता है, नहीं, निकाला जाता है। अब उसी चीज को देखिए आप करना क्या है, देखिए इस चीज को भी समझ सकते हैं। फिलहाल आपको एक एग्जाम्पल देख समझाते हैं, ठीक है। देखिए ये एक पात्र, ये क्या है, एक पात्र, ठीक है। इसमें पानी भर दिया जाए, क्या भर दिया जाए, पानी।
इसमें आपका पानी भर दिया जाए, बिल्कुल तरीके से। ये क्या है सर? ये आपका है पानी। पानी मतलब H2, ये क्या है? H2O। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएँगे। कितने इलेक्ट्रोड लगाएँगे? 2 इलेक्ट्रोड। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएँगे, ये और ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब देखिए इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देंगे। एक प्लस से जोड़ देंगे और एक माइनस से। मतलब इसको प्लस से जोड़ दिए और इसको माइनस से। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये कैसा हो गया? नेगेटिव। देखिए जो पॉजिटिव होता है उसका नाम रखा गया एनोड। क्या नाम? इसका नाम रखा गया, जो पॉजिटिव है इसका नाम रखा गया एनोड। ठीक है? ओके सर। अब जो यहाँ पर नेगेटिव, उसका नाम क्या रखा गया सर? इसका नाम दे देते हैं कैथोड। ये कैथोड होता है। अब ध्यान दीजिए, जब इसमें एनोड और कैथोड में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, जब यहाँ प्लस माइनस जोड़ दिया जाता है बैटरी से, होता क्या है? ये पानी का अपघटन करते हैं। पानी क्या करते हैं? अपघटन करते हैं, वियोजन करते हैं। तो देखिए क्या, कौन सी रिएक्शन होती है? यानी H2O का जो होता है यहाँ पे रिएक्शन होता है, ये बनाता है H2 प्लस O2। यहाँ पर क्या होता है? H2 और O2 गैस निकलती है। अब ध्यान दीजिए, इस चीज को भी आप समझ पाओगे थोड़ा करना चाहो तो। देखो यहाँ पर होगा ये कि जो एनोड होता है इस पर निकलती है ऑक्सीजन। क्या निकलती है? ऑक्सीजन। और जो कैथोड होता है इस पर निकलती है हाइड्रोजन। अब इसी पर ऑक्सीजन और इसी पर हाइड्रोजन क्यों निकलती है? इस चीज को जब आप पढ़ोगे ऑक्सीकरण और अपचयन, तब आपको हम अच्छे से डिटेल करेंगे। अभी समझ लो, याद रख लो इस बात को कि एनोड पर ऑक्सीजन निकलता है और कैथोड पर हाइड्रोजन। फिर इसको किसी मतलब एक संघनित्र होता है, उस संघनित्र से इसको कैद करके भर लिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन को निकाला जाता है, जिसमें कुछ समय लगता है। ये जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? सेल की बैटरी लगाने से ऐसा होगा? नहीं, ये 10,000 के प्लस, मतलब 10,000। 10 के मतलब क्या है? 10,000 वोल्टेज, उससे ज्यादा ऊर्जा जब यहाँ पे दी जाती है बिजली की, तब जाके ये जल के अणु टूटते हैं और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग होते हैं। क्लियर? तो इस प्रोसेस के द्वारा ये भी, यहाँ पर जो जल है ये शुद्ध जल होता है। ऐसा नहीं के पानी लिए या किसी बहते हुए नदी का पानी उठाएं और उसको शुद्धिकरण कर दिए, उससे ऑक्सीजन निकल गया, नहीं। उसके लिए वाटर प्योरीफाई करना पड़ता है, पानी शुद्ध होना चाहिए। उस पानी का यहाँ पर क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करके ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, लंबी प्रक्रिया होती है ये, इसमें समय लगता है। इसलिए कोरोना काल के समय ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी। क्लियर हुआ? अब तो नहीं बोलोगे ना कि सर ऐसे डायरेक्ट वायुमंडल से आप चाहे यहीं पे भर दीजिए, 10-20 सिलेंडर तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इस तरीके का प्रोसेस को बनाने में समय लगता है और यह खर्चीला भी होता है, इसलिए उसका कीमत भी देना पड़ता है। अगला देखिए, चलिए हम पढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए नाम दोनों को याद रखिएगा, इसको विस्थापन भी बोलते हैं और प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। दोनों का मतलब वही है, ऐसा नहीं कि अलग होता है, नहीं, दोनों मतलब वही। अब विस्थापन और प्रतिस्थापन क्या बात आती है? इसमें आती है कि एक बलशाली इंसान होगा और एक कमजोर इंसान। तो जो बलशाली होगा वो कमजोर वाले को मारेगा और उसका स्थान को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। मतलब जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के पास जाता है और उसके स्थान कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। क्या समझ पा रहे हो? देखो इसका मतलब क्या है सर? वह रासायनिक आपके लिखा है, थोड़ा सा पढ़ देते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व को क्या करता है? परमाणु को विस्थापित कर देता है। देखिए इस चीज को आप क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि सर यहाँ पे देखिए सिल्वर है, ये नाइट्रेट है, ये सोडियम है क्लोराइड। देखिए सोडियम आ रहा है यहाँ पर, इसको हटा दे रहा है और ये इसके स्थान पे ला दे रहा है। मतलब ये एक दूसरे के स्थान को बदल ले रहे हैं, एक दूसरे का स्थान क्या कर रहे हैं? बदल ले रहे हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उनको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये जो प्रतिस्थापन क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी? तो एक होता है एकल प्रतिस्थापन, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें केवल एक ही तत्व का प्रतिस्थापन होता है। और जबकि कोई दूसरा अगर आ जाए तो ऐसी क्रिया मतलब जिसमें दो तत्वों का प्रतिस्थापन होता है उसे बोलते हैं द्वि प्रतिस्थापन। देखिए इनको भी समझते हैं। पहला क्या है सर? एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है इसको समझाते हैं आपको। देखिए एकल प्रतिस्थापन मतलब आप यहाँ पे जिंक क्रिया आप करा दीजिए किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4। तो ये क्या करेगा? देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो जिंक है शक्तिशाली होता है किससे? हाइड्रोजन से। किससे शक्तिशाली होता है? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन तो कहेगा भाई हटो तुम यहाँ से, हम यहाँ रहेंगे। हाइड्रोजन बोलेगा नहीं भैया हम यहाँ पहले हैं, हम नहीं हटेंगे।
उसको गुस्सा आएगा, बोलेगा हटो नहीं तो भी तुमको दिखा देंगे तुम्हारी औकात। अब उसको गुस्सा आ गया, तो कहा दिखाओ, तो उसने इसको जौन लाफा मारा कि यहाँ से उड़कर ये कहीं दूर जाके आया और उड़ गया। क्या हो गया? उड़ गया। मतलब ये भयंकर जिन कितना भयंकर लाफा मारा, उसके स्थान पर आ गया और हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया। हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा बलशाली था, तो कम बलशाली वाले को मारकर हटा दिया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में कितने तत्वों का प्रतिस्थापन हो रहा है ये बताओ। सर इसमें केवल एक ही तत्व का प्रतिस्थापन हो रहा है, जिंक कर रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। तो हो तो एक चलेंगे सर दो तत्व का नहीं, एक लोग आएगा एक लोग जाएगा, तो उसमें एक ही लोग का स्थानांतरण हो रहा है ना, इसको एकल प्रतिस्थापन क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपको लिखा कॉपर आयरन से, इस चीज को अब दिखा देते हैं आपको, Fe प्लस CuSO4। अगर इसका रिएक्शन कराया जाए तो देखिए Fe क्या होता है, कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली होता है। किसमें? क्रियाशीलता में। किसमें? क्रियाशीलता में। जो लोहा है या आयरन है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। तो आता है कहता है कॉपर हटो, अब यहाँ हम रहेंगे, तो हम पहले से अभी हम तो हम नहीं हटेंगे। तो ये क्या बोलता है, हट रहे हो या नहीं? तो कॉपर बोलता है नहीं, फिर उसको ढूंढता है बरियारे, यहाँ पर आए उसको पीटेगा और पीट को फिर उसका स्थान ग्रहण कर लेगा ऐसे। और फिर कॉपर बेचारा मार खा जाएगा तो नीचे गिर जाए, मार खा जाएगा क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे ये हल्का था मार दिया, और यहाँ पर भारी था तो मार दिया तो गिर गया। दोनों चीज होती। देखिए इसमें गैस निकल रही है, इसमें अवक्षेप बन रहा है। हालांकि इसमें आपको फोकस ये करना है कि यहाँ पर एक तत्व को हटा दे रहा है उसकी यौगिक से, इसी प्रक्रिया की प्रक्रिया बोलते हैं एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? एक बार जल्दी कमेंट कर दीजिए। आग लगा दो मेरे भाई, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो एकदम आग लगा दो। सर इसके बाद अगर हम जीवन में भूल गए तो बताइएगा। नहीं भूलोगे अगर तुम ध्यान से समझ रहे हो भाई के बाद, तो आप कभी भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उभय घटन, या इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये क्या होती है सर? सर ये तो हम थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, फिर भी थोड़ा और डिटेल करने की जरूरत है। बिल्कुल देखो, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक से ज्यादा तत्व या यौगिक प्रतिस्थापित होते हैं उन्हें बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि दिया हुआ है, चलिए हम लिख देते हैं फिर से, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड यानी। देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफर चलेगा। सिल्वर कहेगा भैया तुम यहाँ से हटो हम यहाँ आएंगे, सोडियम कहेगा ठीक है तुम यहाँ आ जाओ हम यहाँ आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि तत्वों का प्रतिस्थापन हो रहा है। कैसे? सिल्वर सोडियम का कर रहा है, और आप बोल सकते हो कि जो नाइट्रेट है क्लोरीन को कर रहा है। देखिए बनाएंगे ये बनाएंगे यहाँ पर, ये बनाएंगे AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो होगा नहीं, दो तत्व का प्रतिस्थापन हो रहा है, दो तत्व अपना स्थान बदल रहे हैं। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं क्या, या ऐसी अभिक्रिया बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है भाई, बस इस चीज को आप नोट कर लो। और थोड़ा सा रिएक्शन आप लोग याद रख लेना। अगर आप रिएक्शन याद कर लिए ना तो डेफिनेटली आप कर ले जाओगे। और एक बात और याद रखो, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछता है, ये रिएक्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की, या किस कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, अब कौन सी का है या किस प्रकार की है, इसका मतलब आपको अभिक्रिया की प्रकार पूछ रहा है। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा एकल विस्थापन है कि संयोजन है या वियोजन है, कौन सी अभिक्रिया है, इस चीज को आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला टॉपिक आपका क्या आता है सर, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्या है? देखो उष्माक्षेपी का मतलब होता है कि उष्मा बाहर करना, उष्मा उत्पन्न करना। क्या करना? उत्पन्न करना। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती हो, जिसमें उष्मा निकलती हो। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उससे बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। मतलब इस अभिक्रिया में आप देखो स्वतः उष्मा उत्सर्जित होगी। तो जैसे अगर इस चीज को अगर आप मोटे तौर पर लो, तो जितने भी ईंधन होते हैं वो चलते हैं तो क्या देते हैं? उष्मा देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रक्रिया है, कौन सी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन आप रिएक्शन देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप देख सकते हो। क्या आप लोग चूना जानते हो? चूना, चूने को अगर आप पानी में डाल दो तो पानी उबलने लगता है, क्योंकि वहां पर एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से क्या होता है? पानी उबलने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जो पानी को क्या करती है? उबाल देती है यहाँ पर।
तो जैसे अगर कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर दे दे रहे हैं, अगर आप सिंपल से कोयले को लेते हैं, ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पर जलेगा थी बनाने का साइड और प्लस उष्मा, क्या उष्मा बनेगी या नहीं, मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्या उष्मा बनेगी या नहीं? हाँ सर, उष्मा बनेगी। देखो यहाँ पर कार्बन, ये क्या है, कार्बन नहीं, कोयला है। तो आप बताओ, कोयला जलता है तो उसमें से उष्मा निकलती है या नहीं? हाँ सर, निकलती। क्या उसमें ऑक्सीजन नहीं होता? होता है। तो कोयले को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ क्या निकलती है? उष्मा। देखिए, वह क्रिया जिसमें उष्मा निकलती है उसमें उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह के द्वारा, किस द्वारा? प्लस चिन्ह के द्वारा उष्मा को लिखा जाता है, उष्मा को लिखा जाता है। ये आपकी अभिक्रिया है जिसमें आपका देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है कि प्लस चिन्ह द्वारा यहाँ पर दर्शाया जाता है। ठीक है, कार्बन के अपरूप है को वायु में जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो यही अभिक्रिया होगी, आप ग्रेफाइट को जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा। क्लियर? चल, अगला इसी का अपोजिट होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब आप कहोगे सर उष्मा शोषी का मतलब क्या होता है? देखो, क्या हो रहा था, तब बाहर आ रही थी उष्मा, उष्मा क्या हो रही थी? उष्मा बाहर आ रही थी। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या हो रही थी? बाहर आ रही थी। और उष्मा शोषी, शोषी शब्द आ रहा है। शोषी मतलब, शोषी मतलब क्या होगा? शोषण करना। क्या करना? शोषण करना। शोषण करना मतलब अवशोषण करना। मतलब यहाँ पर उष्मा अवशोषित होती है। क्रिया है जिसमें उष्मा अवशोषित होती हो या जिसको होने के लिए बाहर से हमें उष्मा देनी पड़े, उसे बोलते हैं क्या? उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर में दर्शाया गया है कि अगर आप देखना चाहते हो बर्फ को, अगर बर्फ पिघलता कब है? जब उसे उष्मा मिलती है। अगर बर्फ तब तक नहीं पिघलेगा जब तक उसे बाहर से उष्मा नहीं मिलेगी। तो याद रखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? उष्मा अंदर जा रही है, ये उष्मा का अवशोषण कर रहा है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ करा दो तो यहाँ पर ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड और यहाँ 45 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा एक मोल में बनती है। देखो यहाँ पर आप याद रखो कि अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का आप रिएक्शन कराओगे तो ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर उष्मा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? उष्मा देनी पड़ेगी। और कितनी उष्मा देनी पड़ रही है? इसका देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं -45 किलो कैलोरी करके। मतलब अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में जाओगे तो जो उष्मा निकलेगी हम प्लस लिखेंगे, अगर वहीं पर उष्मा शोषी में जाओगे तो इसी मात्रा को हम यहाँ पर उत्पाद में माइनस चिन्ह वाला लिखते हैं। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी प्लस O2 और इस तरफ लिख सकते हो प्लस 45 और 45 वही किलो कैलोरी और आप यहाँ लिख दो नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा प्रीफर नहीं किया जाता है, आपको बुक्स में भी यही वाला मिलेगा, तो आप इसी चीज को नोट करो, इसी को याद रखो कि यहाँ पर जो उष्मा दी जाती है उसे माइनस चिन्ह के द्वारा उत्पाद की ओर लिखा जाता है। सही, दोनों सही, ये भी सही है, लेकिन प्रीफर ये किया जाता है, किताबों में भी यही मिलता है। आप लोग इस चीज को भी कंफ्यूज ना हो। क्लियर? ये थी उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद देखिए आपका क्या आता है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के साथ साथ आपका एक और जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इनको हम डिटेल करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे कि ऑक्सीकरण होता क्या है, अपचयन क्या होता है। अगर इस चीज को हम इस वीडियो में बताएंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है? और आपको हो सकता है थोड़ा बोरिंग महसूस होने लगे, तो इसलिए इसको हम यही करते हैं। एंजॉय किए होंगे आप, उम्मीद है कि आपको हर एक टॉपिक समझ आया होगा। हमने यहाँ पर टोटल 4 प्रकार के रिएक्शन को कंटिन्यू किया, जिसमें भी 2-3 प्रकार उनके सबके एक है। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस हैं उनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। आप चाहें तो पूरा पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल सकता है टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टा मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप पूछ सकते हैं, आपका सभी सवालों को आप जवाब आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके इंटरेस्ट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कम से कम समय में कर पाएं या फिर अपना लॉन्ग टर्म कर पाएं, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों तरीके से रिवीजन और पढ़ाया जाता है, जिससे आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो और अपने एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है उसको भी बूस्ट कर सकते हो। तो आज के सेशन यहीं तक, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।